हेलो 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 बच्चा, हेलो लोग। सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, आज तो गलत हो गया, शेड्यूल ही पूरा बिगड़ गया। एक्स्ट्रा क्लासेस लगने के चक्कर में मैम ने सारा गड़बड़ कर दिया। बट सो सॉरी बेटा, मैंने आप लोगों के 10 मिनट भी वेस्ट कर दिए। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक भी कवर करा दूं और आपका टाइम भी ना ज्यादा जाए। सॉरी सो सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। ठीक है, हेलो 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 हेलो। ठीक है, ओके। तो बच्चे कह रहे हैं मैडम हम नींव के हैं, आपने कौन सी क्लास लगा दी है, उड़ान की क्लास। तुम लोगों को मैंने सीधे प्रमोट करा दिया था। ठीक है, 9 से 10th में पहुंचा दिया। चलिए, आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का तोता चैप्टर। ठीक है, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का तोता चैप्टर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बच्चा जी, इसमें हम सबसे पहले लेखक परिचय करेंगे कवर। ठीक है, लेखक परिचय करेंगे, फिर हम पाठ पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। तो बात करी जाए, तोता चैप्टर एक कहानी है हमारा, और इसके जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है बेटा जी, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके कमेंट्स को करूंगी अब ऑफ। ठीक है, चलिए। तो इनका जो जन्म हुआ था बेटा जी, कब हुआ है, 7 मई सन 1861 में हुआ है। कब हुआ इनका जन्म, 7 मई सन 1861 में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, माता जी का नाम शारदा देवी है। जन्म स्थान की बात करें तो कलकत्ता यानी कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त 1941 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पुरस्कार की बात करी जाए तो नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इनको मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था बेटा जी, 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो ये कथाकार, नाटककार, निबंधकार एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। नाटक की बात करें तो पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रतिशोध, ये इनकी रचनाएं हैं। और शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की इन्होंने क्या करी थी, स्थापना करी थी 1901 में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने कब करी थी। तो शांति निकेतन में इन्होंने ललित कला स्कूल की, यानी शांति निकेतन जहां था वहां पर इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी जिसका नाम था ललित कला स्कूल। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने 1901 में करी थी। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 1913 में मिला था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु की बात करी जाए तो 1941 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले हम पूरा डिटेल जीवन परिचय कर लेते हैं इनका, और फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। इनके बाबा द्वारका नाथ टैगोर अपने वैभव के लिए चर्चित थे। वे राजा राम मोहन राय के गहरे दोस्त थे और भारत के पुनर्जागरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। रविंद्रनाथ के पिता द्वारका नाथ के सबसे बड़े पुत्र थे और जो सुप्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे, इसीलिए इन्हें महर्षि भी कहा जाता था। वे ब्रह्म समाज के स्तंभ थे, यानी कि एक पिलर माने जाते हैं। इनकी माता का नाम सरला देवी था जो एक गृहस्थ महिला थी। इनका निधन 7 अगस्त 1941 में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें तो ये लास्ट में आप पहले लिखना, पहले तो आपको इनका साहित्यिक परिचय देना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, देशभक्त और शिक्षाविद थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक और कविताओं की रचना की तथा अपने गीतों को स्वयं संगीत दिया। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना की जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। टैगोर ने अपनी रचनाएं पहले बांग्ला में और बाद में अंग्रेजी में लिखी, जिससे
जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली। 1913 में उन्हें उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी, परंतु 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी। उनकी कविताएं धार्मिक भावना, देशभक्ति और मानवता के आज ओतप्रोत थी, यानी कि उससे घिरी हुई थी, चारों तरफ यही चीजें उनकी थी। वे एक महान विचारक, शिक्षक, संगीतज्ञ यानी संगीत के अच्छे ज्ञाता थे और चित्रकार भी थे। उनका संगीत, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता था, आज भी प्रसिद्ध है। टैगोर मानवता को ही सच्चा धर्म मानते थे और अपने शिष्यों में सच्चाई, सौंदर्य और सहानुभूति का भाव जगाते थे। ठीक है, तो ये तो उनकी हो गई साहित्यिक परिचय। और अब उनकी हम क्या देख लेते हैं, रचनाएं। आप इनमें से कोई भी रचना याद कर सकते हैं, जैसे गीतांजलि बहुत फेमस है तो आप ये याद कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। इसके बाद आप इनके गोरा, नाव दुर्घटना, ठीक है, बलिदान, पोस्ट ऑफिस, जो भी आपको याद रहे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनका जीवन परिचय। एक बार सभी बच्चे थम्स अप करके बताएंगे क्या सभी को जीवन परिचय क्लियर है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है बच्चा? क्लियर है। चलिए, डाउट फैजान बेटा, आप पुराने ओल्ड स्टूडेंट पेज पर चले जाइए, वहां पर आपको डाउट वाली जो स्लाइड्स है वो मिल जाएंगी। ठीक है, किसी किसी में नहीं शो करता है तो वहां कर लेगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर तो। ठीक है, ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जरा। पहला प्रश्न है कि रविंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861, 1863, 1865 और 1870 में। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। पता है आप लोगों को, मुझे ना एक गंदा वाला छाला हुआ है और लिटरली वो मेरे हुआ है दांत और होठों के बीच में। और मैं जब भी बोल रही हूँ वो दांत और होठ आपस में मिल रहे हैं और वो मतलब बहुत गंदा वाला पेन कर रहा है। और ना चाहते हुए मेरा पूरा ध्यान घूम फिर के मेरे उस छाले पर चला जा रहा है। ऑप्शन ए डी नहीं हो सकता, उन 1870 हो सकता है, सोच लो। अभी कुछ कहेंगे मैम हमारी किताब में तो 1863 लिखा है। बहुत हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, 1861 में हुआ था। ठीक है, देखो मेरा तो काम है तुम लोगों को कंफ्यूज करना, क्योंकि पेपर में भी तो दिमाग हमें ऐसे ही कंफ्यूज करता है। 98.37% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन कब हुआ था? 1940 में, 41 में, 42 में, 44 में? चलिए आंसर करिए। दवा नहीं लिया, अभी दवा तो नहीं लिया बेटा मैंने इसकी। अब मुझे लग रहा है लेना पड़ेगा। मैं जल्दी ना दवाई नहीं लेती। दवाइयों का और मेरा नाता बहुत पुराना सा हो गया है कुछ। और मैं इनसे पीछा छुड़ाती हूँ और वो मेरे पीछे पीछे दौड़ी आती है किसी तरह। इसलिए मैं जल्दी दवाइयाँ लेना नहीं चाहती। पता है, पर्दे की इस तरफ, कैमरे के इस तरफ जो आपको दिखता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ अच्छा, हर एक चीज़ होती है। पर हमारी भी एक जब पर्सनल लाइफ़ होती है ना, वो बहुत ही जैसे सबकी गुज़रती है ना, वैसे हमारी भी होती है। तो कुछ न कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें होती हैं हमारे साथ भी, जो बस, लेकिन हाँ, यही चीज़ हम आपको मोटिवेशन देते हैं कि जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ, उनको एक साइड करते हुए कैसे लड़कर उनसे जीता जा सकता है। वही इस समय शायद मैं भी कर रही हूँ। ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है सी ठीक होगा। हम्म
यस मैम। ऑप्शन बी, बी, बी बोल रहे हैं बच्चे। नो मैम, नहीं होगा? पक्का? देखा जाए? चलो, तो मैं तो यही जानती हूँ कि ऑप्शन जो सी है, वो राइट होगा। अब आप लोग कह रहे हो तो देख लिया जाता है एक बार। ये देखो, 1941 में हुआ था, यही तो ऑप्शन सी में दिया है। हुँ, हुँ। हो गए ना कन्फ्यूज़? चलिए, देखिए, पता है क्यों मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ? आपके एग्ज़ाम में भी जब हम लोगों को अभी हम चैप्टर पढ़े होते हैं ना, तो फटाफट से हमें पता होता है कि रवींद्रनाथ जी का तो जन्म तिथि ये है, मृत्यु तिथि ये है। लेकिन जब पेपर का टाइम आता है, जब हमारे सामने कम से कम 2 जीवन परिचय तो लिखने ही होते हैं, एक गद्य का, एक पद्य का, तब इतने सारे जीवन परिचय होते हैं कि हमें डेट याद ही नहीं रहती है। तब हमें लगता है कि यार 1943 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आती है। अब इससे कैसे लड़ा जा सकता है? इसके लिए बेटा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई भी जीवन परिचय है उसको आप फर्स्ट डे आज पढ़ा, 7 डे 4th डे रिपीट करिए और 7 डे रिपीट करिए, वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है? सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का। ऑप्शन बी यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं राइट हो जाएगा। 93.44% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1913 में, 1915 में, 1917 में और 1919 में? आंसर कीजिए। हुँ, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए। ठीक है। एक बार देखें इसका आंसर। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913। ठीक है? हाँ, 89.62% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे, टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि पर, गोरा पर, पोस्ट ऑफिस पर या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिए। टैगोर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था? हम्म, आंसर करेंगे। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना पर मिला था? हम्म, ठीक है, देखिए इसका आंसर। तो हो जाएगा गीतांजलि। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा और यहाँ पर 96.58% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैगोर ने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना कब की थी? 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में? आंसर करेंगे। टैगोर ने शांति निकेतन में ललित कला स्कूल की स्थापना कब करी थी? 1901, 1902, 1903, 1904? आंसर करेंगे फटाफट से सभी बच्चे। अभी ए बोल रहे हैं बच्चे। देखते हैं कितने बच्चों का सही उत्तर आता है, फटाफट से बताएंगे। देखा जाए। चलिए 1901 में।
89.75% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अब करते हैं चैप्टर को स्टार्ट, थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट्स को ऑफ करके। एक था तोता, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री को बुलाकर कहा, इस तोते को शिक्षा दो। कहने का अर्थ है कि वो जो फल थे वो बाजार में बेचने के लिए जाना था, पर उसकी क्या पड़ जाती थी, कमी पड़ जाती थी। क्यों कमी पड़ जाती थी फलों की? क्योंकि तोता वो क्या करता था, उसे खराब कर देता था। तो यहाँ पर जो राजा होते हैं वो मंत्री को बुलवाकर कहते हैं कि इस तोते को शिक्षा दो, यानी सीख दो, इसे सलीका सिखाओ कि कैसे रहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को, अब इसी में गद्यांश भी जुड़ता चलेगा। तोते को शिक्षा देने का काम राजा ने भांजे को मिला, यानी राजा ने अपने भांजे को ये कहा कि आपको इनको क्या देनी है, शिक्षा देनी है। ठीक है, पंडितों की बैठक हुई। अब पंडितों को बुलाया गया क्योंकि पंडित ही उस समय क्या करते थे, शिक्षा दिया करते थे। और उक्त जीवन की अविद्या का कारण क्या है, बड़ा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। ठीक है, अब सब ये सिद्धांत मतलब वहां पर जब पहुंचते हैं कि सब मंडली बैठती है उस तोते को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सोचा जाता है कि भाई इसको शिक्षा मतलब इसको सीख देने से पहले उसका वातावरण देखा जाए कि वो कहाँ कैसे रहता है। जैसे हमसे कहा जाता है ना कि हम जिस वातावरण में रहते हैं हम वही सारी चीजें सीखते हैं। अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे, बुरी संगति में रहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। ठीक है, यही बात जो थी वो कही जाती है किसके लिए, तोते के लिए कही जाती है। ठीक है, अब तोता क्या करता है, ध्यान से देखिएगा कि जब ये बात तोते से कही जाती है तो तोते मतलब तो ये देखा जाता है कि तोता कहाँ रहता है। तो ये बताया गया कि तोता एक घोंसले में रहता है साधारण से, जो किससे बना होता है, खरपतवार से। अब खरपतवार का मतलब आपको पता होगा, घास फूस, सूखी घास फूस होती है, उससे बना होता है। ठीक है, ऐसे आवास में, या आवास मतलब रहने का स्थान, ऐसे आवास में विद्या नहीं आ सकती है, ये बात वहां पर सब लोग कहते हैं। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बनवा दिया जाए। राजा पंडितों को दक्षिणा मिली और वे प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। ठीक है, राजा ने कहा कि बहुत बड़ी बात कही आपने, तो बहुत सही बात कही है ना। उनको दक्षिणा दिया गया, उनसे प्रसन्न हो गए, उनको दक्षिणा देकर भेज दिया गया और फिर कहा गया कि चलो अब तोते के लिए अच्छी जगह बनवाई जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका संदर्भ, व्याख्या और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो प्रस्तुत करते पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित तोता नामक कहानी से लिया गया है। ठीक है, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत गहराई से विचार किया कि उस जीव तोते के अज्ञान या अविद्या का कारण क्या है। सोच विचार के बाद ये निष्कर्ष निकला कि तोता अपना घोंसला बहुत साधारण खरपतवार से बनाता है। ऐसे सामान्य और साधारण घर में विद्या या ज्ञान नहीं आ पाएगा। उसी चीज को आपको व्याख्या में करके लिख देना है। ठीक है, तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला था, तो राजा के भांजे को मिला था। फिर तोता अपना घोंसला किससे बनवाता है, तो घर पतवार से बनाता है। दक्षिणा किसे मिली थी, तो पंडितों को मिली थी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे मुझे बता देंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया है? यस और नो, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तोता कहानी के रचनाकार कौन है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। यस यस यस, ठीक है, ओके। चलिए इसका आंसर करें।
तोता कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का है। 96.47% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। सुनार बुलाया गया। ठीक है, अब सुनार को बुलाया गया। वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। ठीक है, और उसको क्या कहा गया कि तुम एक क्या बनाओ? सोने का पिंजरा बनाओ। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसको देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता शिक्षा की तो इति हो गई है। ठीक है, कोई कहता शिक्षा ना भी हो तो क्या पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला। वह उसी घड़ी अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। ठीक है, अब उसको किसमें भाई एकदम सुंदर से सोने के एकदम पिंजरा बनाया गया। कहा गया भी अब इसको इसके अंदर रखो, और अब अच्छी जगह रहेगा तो इसकी संगति अच्छी होगी तो भाई क्या करेगा, मतलब अच्छी जगह बैठेगा तो इसको अच्छी विद्या आएगी, ऐसा कहा गया। और इस चक्कर में पंडित को तो जो दक्षिणा मिली ठीक है, सुनार को बहुत सारा पैसा मिला, भैया वो भी खुश। दूर देश से जो लोग आते कह रहे भैया नसीब तोते का कितना बढ़िया है, उसको क्या मिल रहा है, एकदम बढ़िया सा पिंजरा मिल रहा है। ठीक है, जैसे अभी कभी आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ पर बैठे होते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं जिनको भूख लगती है और उन्हें ये दिखता है कि मतलब भूख से एकदम व्याकुल होते हैं और वो देखते हैं कि एक बड़ी-सी गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक मालिक अपने कुत्ते को लेकर उतरा और उसको उस होटल में बिठाकर वो बढ़िया वाला खाना खिला रहा है। मतलब उसके मतलब कुत्ते का एक अलग से खाना आता है ना, उसको वो खाना सर्व किया जा रहा है और उसी शीशे के बाहर वो बच्चा भूखी आँखों से देखता है और फिर वो ये सोचता है कि हमसे तो अच्छी किस्मत इस कुत्ते की है कि कम से कम इसको इतने अच्छे जगह पर सम्मान के साथ खाने को तो मिल रहा है, हमको तो 2 वक़्त की सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है ना? तो कई बार क्या होता है कि नसीब का भी सारा खेल बन जाता है और यही बात यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तोते का भी नसीब देखो कि सोने के पिंजड़े में उसको रहने को मिल रहा है। अच्छा, अगर कोई तोते से पूछे तो चाहे सोने का पिंजरा हो उसका, चाहे फिर उसका सूखे पतवार का, पिंजरा तो पिंजरा ही, जो उसे कैद कर रहा है उसे तो क्या चाहिए, खुली आज़ादी, जो उसे नहीं मिल पा रही है। ठीक है? चलिए, तो पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठते हैं। फिर होता क्या है आगे कि नस लेकर बोले, "यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है।" नस लेकर नहीं, वो साँस लेकर होगा ऐसे कुछ करके। हुँ। कि यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नकल नवीसों को लद बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नामो निशान बाकी न रहा। अब क्या होता है कि जो पंडित होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई आपको क्या करा जाएगा, भाई इसको मतलब इतनी पोथियों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो और पोथियां चाहिए जो इसको पढ़ाने के लिए जरूरी है। तो फिर उसका भांजा तुरंत क्या करता है, जो नकल करके यानी पोथियों को लिखने वालों को बुलवा लेता है और पोथियों पे पोथियां लिखी जाती है। अच्छा, जो लिखने वाले आ रहे होते हैं उनका तो मतलब उनके जो घर पे पैसों की तंगी थी वो एकदम खत्म हो जाती है, भैया उनको पैसा मिल रहा होता है अच्छा खासा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेवकूफ कौन है, वो भांजा है ना, जो राजा का भांजा है वो बेवकूफ है जो उसको ये कार्य सौंपा गया। इसका कहने का, इस कहानी का ना बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा। ठीक है, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जब जब किसी के पास बहुत पैसा हो, ठीक है, बहुत पैसा हो और उस पैसे का वो जैसे यहाँ पर राजा था, राजा के पास बहुत सारा धन था, तो वो चाहता था कि उसका धन और बढ़े,
और अगर मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत ही सारा पैसा हो और वो चाहता है वो धन और बढ़े, तो वो किसी को एक आदमी को काम पर रखता है कि ये काम आपको आपको सौंपा जाता है कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने का दायित्व उस आदमी पर आ जाता है कि वो उसको क्या बना सकता है, आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर काम जो यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, जैसे पंडित हो गए, है ना? जो नकल करने वाले आए, वो सुनार हो गए, वो तो अपना काम करके जा रहे हैं, जो उनका काम है, उनके पैसे तो पूरे हो रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पर? उस राजा का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है, वो दिमाग का क्या है? बेवकूफ़ है। तो वो चाहे तो उसे ऊपर उठा सकता था और चाहे तो नीचे गिरा सकता था। वो राजा को सीख दे सकता था कि तोते को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, है ना? उसके लिए कोई और व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन राजा को समझाने की बजाय वो भी गलत काम में लग जाता है, मतलब गलत बेवकूफ़ी करने लग जाता है और जो पैसा उनको एक मतलब आना था, वो और गँवाने लग जाते हैं, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि जिसके हाथ में कोई कार्यभार सौंपा जाए, वो बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए, नहीं तो एकदम बिगाड़ के रख देते हैं। जैसे अब गाँव में शादी होती है, तो हमारे यहाँ बोला जाता है अगुआ, होता है आपके यहाँ भी होगा, है ना? जो शादी कराने वाला होता है। अगर भैया वो तरीके से मतलब जो शादी में सारी व्यवस्था कर रहा होता है, अगर उसको सही तरीके से दे दिया जाए, तो वो कम पैसे में भी सारा शादी निपटवा दे और ना करे तो भैया लुटा के और आ जाएगा, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसके हाथ में कौन-सी ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है। ठीक है? चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। पिंजरा किस धातु का बना था? सोने का, चांदी का, लोहे का या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ। बिचौलिया, हाँ, ये भी कह सकते हैं बिचौलिया होता है। अपने गाँव की भाषा में तो भैया अगुआ बोलते हैं, है ना? अगुआ, ये जो आगे-आगे दौड़ा जा रहा है, हम कराएँगे, हम ब्याह कराएँगे तुम्हारा, ठीक है? और अगर वो अच्छा वाला निकला तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एकदम लीप के रख दिया, बिगाड़ के रख दिया तब तो हुई गवा, है कि नहीं? चलिए, बढ़ें आगे। ऑप्शन ए, यस मैम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोने का था, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है। ओके, तो 95.94% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दामी पिंजरे की देख-रेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा ना रही। मरम्मत के काम भी लगे ही रहते। फिर झाड़ू, पोछा, पॉलिश की धूम भी मची रहती थी। जो ही देखता यही कहता कि उन्नति हो रही है। ठीक है? इन कामों पर अनेक-अनेक लोग लगाए गए और उनके कामों की देख-रेख करने और भी अनेक-अनेक लोग लगे। सब महीनों-महीनों मोटे-मोटे वेतन ले लेकर बड़े-बड़े संदूक भरने लगे। ठीक है? अब होता क्या है कि मतलब हँसी आ रही है, मुझे इतनी ज़्यादा हँसी आ रही है कि एक छोटे से काम के लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है, वो सारी सीमा पार करी जा रही है कि इतना व्यस्त मतलब उस सोने के पिंजड़े को सही करने दिखाने के लिए इतना व्यस्त रहा जाता है, इतना व्यस्त दिखाया जाता है और उसके बाद उसकी मरम्मत करने के लिए झाड़ू-पोछा वाले को रखवाया जाता है। फिर उसकी नज़र मतलब उसको नज़र रखने के लिए वो काम सही से कर रहा है, उसके लिए भी एक आदमी को रखा जाता है ना? मतलब आप सोच रहे हैं कि सबको बस बेमतलब है पैसा बस बाँटा जा रहा है। इन कामों पर अनेक-अनेक लोग लाए गए और उनके कामों की देख-रेख करने पर और भी अनेक लोग लगे। सब महीने-महीने मोटे-मोटे वेतन लेकर बड़े संदूक भरने लगे और वे और उनके चचेरे, ममेरे, मौसेरे भाई बड़े प्रसन्न हुए और बड़े-बड़े कोठों और बालखानों में मोटे-मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। ठीक है? मतलब यही होता है ना कि जब जहाँ पर क्या होता है
कि काम की ज़रूरत होती है, तो भैया एकदम नेपोटिज़्म शुरू हो जाता है। तो भैया भांजा, तो मौसेरा भैया, है ना? अरे वो मेरे मौसेरे भाई हैं, उनको ये काम बहुत अच्छे से आता है, वो कर देंगे। हमारे चचेरे भाई हैं, ये काम बहुत अच्छे से कर देंगे। तो भैया पूरा परिवार उठा के ला दिया जाता है कि चलो ठीक है, काम करने में लग गए। तो यहाँ पर सबका बस क्या करा जा रहा था? पेट भरा जा रहा था, पैसा भरा जा रहा था, तिजोरियाँ भरी जा रही थी। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, संसार में बहुत सारी कमियां हैं, पर निंदकों की कोई कमी यानी बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। मतलब आप खड़े होकर पूछो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ आपको पता है कि बहुत पॉजिटिव है, उसके बावजूद उसे खड़ा कर दो तो ये कहेंगे कि नहीं, इसमें ये कमी है। अब एक बात बताओ, भगवान से अच्छा कलाकार कोई हो सकता है? भगवान से अच्छा कलाकार, भगवान जैस मतलब जब डॉक्टर कोई सर्जरी करता है और वो सफल हो जाता है तो कहते हैं यार कितना बड़ा डॉक्टर है, इतनी बड़ी चीज कर दी, है ना? आर्टिफिशियल जैसे हम किसी को चलते हुए देख लेते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं यार इसको चलना, मतलब डॉक्टर कितना अच्छा है, किसने आर्टिफिशियल पैर बना दिए हैं। तो सोचिए, जिस भगवान ने ये पूरा शरीर बनाकर दिया होगा वो कितना बड़ा कलाकार होगा। लेकिन इस शरीर के अंदर भी 100 कमियां निकालने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, है ना? कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारी आंख ऐसी है, तुम्हारे हाथ ऐसे है, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम गोरे हो, तुम काले हो। मतलब भगवान पर जब खड़े होकर कह सकते हैं कमियां हैं, तो फिर इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है भैया। इंसान को तो ऐसे ही कह दिया जाएगा तो उसके निंदक तो और आ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि संसार में और मतलब अभाव यानी कमी, और चीजों की कमी हो सकती है, पर निंदकों की यानी बुराई करने वालों की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। एक ढूंढो हजार मिलते हैं, ये बोलो पिंजड़े की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर कोई लेने वाला ही नहीं था। मतलब अब सारी सारी जो व्यवस्था पिंजरे की करी जा रही थी, तोते को कोई पूछ ही नहीं रहा था। बात राजा के कानों में पड़ी, उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे, महाराज, अगर सच सच सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं, जो भांजा कहता है कि अगर आपको सच जानना हो तो आप सुनार को बुलवाकर पूछ लीजिए, और जो आपसे बुराई कर रहे हैं उनको कौन सा इसमें फल मिल रहा है? फल मिलता तो ये लोग भी आते, कुछ कहते, लेकिन इनका बुराई मतलब इनको कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए ये ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ठीक है, जवाब ओछी बातें मतलब क्या होता है कि मतलब खराब बातें कर रहे हैं, एकदम छोटेपन वाली बात करना, उसे ओछापन कहते हैं। ठीक है, सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर में समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। और फिर क्या होता है कि राजा खुश कि हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, सोने का हार उसको पहना देते हैं। अच्छा, व्याख्या करनी है, बहुत छोटी-सी है। लेखक कहना चाहता है कि संसार में हर प्रकार की कमी हो सकती है, पर दूसरों की आलोचना, बुराई करने वालों की कमी नहीं हो सकती। संसार में किसकी कमी नहीं होती? निंदकों की। ठीक है, किसकी उन्नति हो रही थी? पिंजरे की। निंदक निंदा क्यों करता है? ताकि क्या हो सके? क्योंकि उन्हें हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसे बकटुका तेजी से चल रही है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है बकटुट, बकटुट का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? कैसे ले कि मतलब वो ये जानना चाहते थे कि जो राजा थे वो जानना चाहते थे कि वहां पर जो इतना मैं सुन रहा हूँ कि ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, तो तोता तो अब बिल्कुल शिक्षित हो गया होगा, तोता एकदम सही हो गया होगा। तो वो ये चीज जानने के लिए तोते को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुह क्या है, मुहलंगों और मित्रों, मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आधम के। ठीक है, अपने मुहसाबों का मतलब क्या है बेटा? जो उनके साथ रहने वाले, जो उनकी मुंह हाजुरी करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, उनको लेकर आए थे। ठीक है, उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास, ड्योढ़ी क्या होता है बेटा? एक जो दरवाजा होता है, मेन एंट्रेंस होता है, उसको ड्योढ़ी कहा जाता है। ठीक है, ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुदरक, नगाड़े, तुहरिया, भेरिया, दमाड़े, कांसे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग, जगझंप आदि आदि आप ही बज उठे। मतलब क्या होने लगा कि वहां पर ये सारी जो म्यूजिकल चीजें होती वो सारी बजने लगी। ठीक है, पंडित गले फाड़ फाड़ कर बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगा। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल
नवीस देखभाल करने वाले उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय-जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। ठीक है, तो वो देखने आते हैं तो वहां पर सब अपनी जो नौटंकी है वो चालू कर देते हैं। कहने का अर्थ, पंडित एकदम अपने मंत्र करके बोलने लग जाते हैं और एकदम नगाड़े तेजी तेजी से बजाने लग जाते हैं। जो वहां पर सफाई वफाई करने वाले होते हैं वो पिंजरे को साफ साफ करते रहते हैं। कोई जो उसे ठोका ठाकी करना है, जो ठीक करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो सब दिखा रहे हैं कि हम कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। वो वाली चीज हो गई है। जब स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, तो सब एकदम बढ़िया तरीके से स्कूल को चमका दिया जाता है। सब एकदम बढ़िया तरीके से टाई वाई लगा खड़े हो जाते हैं, है ना? और एकदम जिन बच्चों को सबसे ज्यादा आता है उनको आगे बैठा दिया जाता है। तुम आगे बैठना, ज्यादा बोलना मत, तुम पीछे जाओ। है, तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर पूछा जाए तो ज्यादा बोलना मत, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। ऐसी तैयारी कराई जाती है ना, है ना? तो बस एकदम बाहर से आए कोई देखने के लिए, हाँ, तो स्कूल के अंदर बढ़िया तरीके से चाट वाट लगा दिया जाता है, हाँ, और सफाई करवा दी जाती है, वॉशरूम वॉशरूम ठीक करा दिया जाता है कि भैया बाहर वालों को एकदम पता ना चले स्कूल की दशा कैसी हो रखी है। ठीक है, और अंदर आए और उसके बाद बच्चों को जो पढ़े लिखे जो थोड़े ठीक ठाक होते हैं क्लास में, उन बच्चों को एकदम कहा ड्रेस तरीके से पहन के आना। ठीक है, और आगे बैठा दिया गया। तो जो, हाँ, बच्चे ने 2-4 लाइन बढ़िया तरीके से ये वे कर दिया, बस बहुत अच्छा, स्कूल के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, कह के चल दिए। तो यही बात यहाँ पर भी होती है कि जो राजा साहब आते हैं और राजा साहब के सामने मंत्री, मतलब जो उनका वो भतीजा होता है, भांजा होता है, वो कहता है, देख रहे हैं ना राजा जी कितने अच्छे से काम चल रहा है। तो कहते हैं कि हाँ, शब्द की कमी तो नहीं, मतलब शब्द का अर्थ यहाँ पर जो शोर जो चल रहा है उससे तो ये देख कर लग रहा है कि सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भतीजा जवाब देता है कि सिर्फ शब्द की कमी नहीं, अर्थ भी, मतलब इसके पीछे जो जो मेन मोटिव से काम किया जा रहा है वो काम भी बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, यानी तोता सीख रहा है, वो ये बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिक्षाशाला में क्यों गए थे? विद्यार्थियों को दंड देने के लिए, अपनी आंखों से शिक्षा की प्रगति देखने के लिए, नया भवन बनाने या पूजा करने? चलो बताओ। हम्म, आंसर करेंगे फटाफट से बेटा जी, कि राजा शिक्षाशाला में क्यों गए थे? ऑप्शन बी। ठीक है, तो अपनी आंखों से शिक्षा की प्रगति देखने के लिए गए थे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 97.69% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे चलते हैं। आगे कहानी में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कमेंट ऑफ कर रही हूँ। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को तो देखा भी नहीं, मतलब आप सारी व्यवस्था देख कर जा रहे हैं लेकिन आपने ये नहीं देखा कि तोता कैसा है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि वहां पर अगर कोई जैसे जबरदस्ती बाहर से स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए बुलवाया गया हो और कोई जो बुराई करने वाला, उसने कहा कि अरे वो पीछे वाले लड़कों से तो सवाल पूछिए, आगे वालों से पूछ के कहाँ जा रहे हैं, पीछे वालों से पूछिए उनको भी आता है कि नहीं आता है ना? तो उनसे तो जरा पूछिए जाके। तो वही वाली बात है, निंदक बोल उठता है कि आप सारी व्यवस्था देख कर जा रहे हैं, तोते से तो पूछे ही नहीं, जरा तोते को भी देख लीजिए। ठीक है, तो महाराज अपने तोते को देखा भी नहीं। राजा चौंके, बोले अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौट कर पंडितों से बोले, मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया, देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब मान लो बाहर से चेक करने वाले आए हैं और उन्होंने कहा कि चलिए, टीचर को खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि मुझे ये देखना है कि आप बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। अब भैया टीचर अपना जो सबसे बेस्ट टॉपिक रहेगा, एकदम शुरू हो गया पढ़ पढ़ाना, अब टीचर तो पढ़ा ही लेगा, है ना? लेकिन वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं,
है ना? सबसे बड़ी तो समस्या है कि अगर रोज़ पढ़ाया जाता बच्चों को, तो बच्चों को ज्ञान भी होता। अब वहाँ टी उनको देखने के नाते पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब टीचर की पढ़ाने के तरीके को देखकर जो देखने वाला आया है, वो कहे कि अरे! बहुत अच्छा तरीका है, इनके पढ़ाने का तरीका कितना बढ़िया है ना? बच्चे तो ये मतलब इतना अच्छा आंसर तभी कर पा रहे हैं आगे वाले, तो वो आगे चले जाएँ। यही चीज़ राजा के साथ भी होती है। राजा ये नहीं देखते कि तोते को क्या शिक्षा मिली है, वो ये देखते हैं कि पंडित कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। वो पंडित से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि तोते की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक है? और फिर क्या होता है कि राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त को देखने की ज़रूरत ही क्या है? उसे देखे बिना ही काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल-चूक नहीं है, पिंजरे में दाना-पानी तो नहीं था, थी सिर्फ़ शिक्षा। यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़-फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुँह में घुसेड़े जाते थे। ठीक है? और क्या होता था, आप सोच रहे हैं कि वो जो पोथियाँ होती थी ना, वो लिख-लिख कर और उसके तोते के मुँह में डाली जाती थी। बेवकूफ़ी की कमी देख रहे हो आप? क्या हो रही थी कि उसे दाना-पानी नहीं खाने को दिया जाता था। वो जो पंडित उसके अंदर ज्ञान, विद्या लिख-लिख कर दिया जा रहा था, वो उसके तोते के मुँह में ठूँसा जा रहा था। और क्या होता है कि गाना तो बंद ही हो गया, चीखने-चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। तोते का मुँह ठसाठस भर कर बिल्कुल बंद हो गया था, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेटू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। मतलब निंदक यानी जो बीच में उनके कान भर रहा था, उमेट देना मतलब उनके कानों को खींचना कि तुम क्यों इस तरह से कर रहे थे? मतलब तुमने क्यों ऐसा बोला? काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है? कहने का अर्थ उसे दंड दिया जाए। तोता दिन भर भद्र रीति के अनुसार अधमरा हो जा गया, ठीक है? होता गया। अब क्या हुआ? भद्र मतलब बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था उसके साथ। उस बहुत बुरे व्यवहार के साथ क्या हुआ कि वो अधमरा हो गया था। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, लेकिन जो उसके अभिभावक थे, यानी वहाँ जो पंडित थे और जो लोग थे जो उसकी हेल्प करने के लिए थे, मतलब वो जो उसकी देखभाल करने के लिए थे, उन लोगों को लग रहा था कि तोता अब सुधर रहा है, ठीक है? क्योंकि तोता अब थोड़ा-सा क्या हो गया था, एकदम अधमरा-सा हो गया, तो अधलस-सा हो गया था, ऐसे आराम से सुस्त पड़ गया था। अब सुस्त पड़ा है तो कुछ एक्टिव नहीं रहेगा तो फड़फड़ाएगा नहीं तो इधर-उधर मुँह नहीं मारेगा। तो उनको लग रहा था कि लग रहा है इसको शिक्षा, अब ये ज्ञान हो रहा है इसको, मतलब अब इसको सलीका आ रहा है रहने का। ठीक है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर-टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने डेने यानी पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी-किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंचों से पिंजड़ों की सलाखों को काटने में जुटा रहता था। आप सोचो ना, किसी के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा हो, तो उसके अंदर एक था, वो फड़फड़ाता रहता था कि मुझे बस किसी तरह बचा लिया जाए। वो अपनी चोंच से क्या करता था, सलाखों पर मारता रहता था कि कभी टूट जाए तो मैं उड़कर भाग जाऊँ यहाँ से। कोतवाल गरजा, कोतवाल मतलब उसकी जो देखभाल करने के लिए था वो गरजता था, उसके ऊपर चिल्लाता था। ये कैसी बेअदबी है? फौरन लुहार हाज़िर हुआ, भाटी और हथौड़ा लेकर। वह धमधमा कर लोहा पिटाई हुई कि कुछ ना पूछिए, लोहे की सांकल तैयार की गई। सांकल मतलब क्या है? फिर से वो जो सलीके थे, फिर से वो तैयार किए गए। तोते के डैन भी काट दिए गए। सोच रहे हैं आप? तोते के जो पंख थे वो काट दिए गए थे। फिर क्या हुआ, राजा के संबंधियों ने हांडी, जैसे मुँह, हांडी मतलब आपको पता है कि एक मटका टाइप होता है, उसके मुँह जैसा मुँह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा कि इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, नमक हराम भी हैं। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहसार बेहद फैल गई और लोहारिन की अंगों पर सोने के गहने
शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अदा किया। अब यहाँ पर इन सब शब्दों का अर्थ क्या है बेटा, मैं आपको एक साथ बताती चल रही हूँ, आप लोग एक-एक शब्द का अर्थ पूछेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि लोहार मतलब लोहार ने जिस तरह से वहाँ सलीके बनाने का काम करा, सलाखें बना रहा था, इससे क्या हो रहा था कि उसको इतना पैसा, धन दौलत मिल रहा था कि जो लोहारिन थी यानी जो उसकी पत्नी थी, उसके लिए सोने के गहने बनने लग गए थे। और जो कोतवाल था उसकी चतुराई को देखते हुए राजा उसको भी क्या करते थे, बहुत सारा इनाम देते थे। ठीक है? अब यहाँ पर वही संदर्भ का व्याख्या लिखना है। मतलब लेखक यहाँ व्यंग के रूप में दिखाता है कि लोग असलियत में समझे बिना सिर्फ बाहरी दिखावे से ही खुश हो जाते हैं। तोता वास्तव में मरा हुआ था और अभिभावकों को उसकी दुर्दशा को प्रगति समझ रहे थे। ठीक है, तोता क्यों अधमरा हो गया था? क्योंकि उसके साथ गलत स्वभाव हो रहा था। तोते को कौन-सा दोष छूट नहीं पाया था? तोते का उजाले की ओर देखने और अपने पंख फड़फड़ाने का जो दोष था, वो छूट नहीं पाया था। तोता अपनी चोंच से क्या कर रहा था? पिंजड़े को की सलाखों को काटने का कार्य कर रहा था। तोता हर समय उजाले की ओर देखकर क्या करता? सो जाता, धीरे-धीरे गाना गाता, अपने पंख फड़फड़ाने लगता, भोजन करने लगता था। चलिए आंसर कीजिए। राखी बेटा जब भी आऊँगी, जल्दी आऊँगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? चलिए आंसर करेंगे। ऑप्शन सी। ठीक है। अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। ठीक है, क्या करने लगता था? अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। 95.41% बच्चों ने सही उत्तर दिया। जब तोते ने पिंजड़े की सलाखें काटने की कोशिश की तो कोतवाल ने क्या किया? तोते को आजाद कर दिया, लोहार को बुलवाया और लोहे की सांकल बनवाई। लोहे की सांकल मतलब ताला। ठीक है, तोते को दंडित करने से मना किया, राजा को उसकी सूचना नहीं दी। चलिए बताइए। जब तोते ने पिंजड़े की सलाखों को काटने का काम किया तो कोतवाल ने क्या करा था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बच्चा जी। हाँ, अभी डाउट सारे लूँगी एक बार, ठीक है? चलिए, तोते को दंडित करने से मना कर किया, नहीं। तोते को आज़ाद कर दिया, नहीं। ठीक है, लोहार को बुलवाकर लोहे की सांकल बनवाई, ठीक है। राजा को उसकी सूचना दी, नहीं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? तो कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है इसका? 92.72% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। आगे, तोता मर गया और लास्ट में क्या होता है? तोता मर जाता है क्योंकि उसके पंख भी कट काट दिए गए थे। कब मरा इसका निश्चय कोई भी नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब ये कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, अब भी वह उछलता फुदकता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, मतलब अब बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। अब भी उड़ता है? ना कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना, क्योंकि वो मर चुका है। ठीक है? राजा ने कहा, एक बात, तोते को लाना तो सही, देखूं जरा उसको, मतलब एक बार उसको लाओ जरा, देखिए ऐसा बदलाव कैसे हो गया। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया, ठीक है, ऐसे ही चुटकी से दबाकर देखा। तोते ने न हाँ की न हूं की। हाँ
उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाते जरूर लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिणा बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकुलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। लेकिन अब इस लाइन का अर्थ बहुत गहरा था कि जब उसको उन्होंने अपनी चुटकी से दबाया तो उसके पेट से पन्नों की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। सोच रहे हैं आप? और फिर क्या हुआ कि इसमें वो लास्ट लाइन में कितना बड़ी बात लिखी थी, लेकिन जो बाहर जो वसंत आया हुआ था, ठीक है, दक्षिण बयार यानी दक्षिण से जो हवा बहती आ रही थी, उससे नव पल्लवों यानी नए नए जो पत्ते आ रहे थे, उन्होंने, जैसे होता है ना कि वन में एक दुख का एक हवा सी चलने लगी थी, मतलब प्रकृति दुखी हो गई थी ये सारी चीजें देखकर। ठीक है। जब राजा ने तोते को चुटकी से दबाया तो तोते की क्या स्थिति थी? वह जोर से बोलने लगा, उसने उड़ने की कोशिश की, उसने कोई आवाज नहीं की, उसने राजा से विनती की। चलिए आंसर कीजिए। ये लास्ट पोल है आपका आज का। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल दिल को अजीब सी, मतलब बोलते हैं ना, मन में भर दे ऐसा वाली कहानी है ये। और ऐसा ही कुछ होता है जनता के नाम पर, मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसा ही बहुत कुछ ना हम देखेंगे कि अपने आस-पास उस समय भी था जब ज़मींदारों ने किसानों के साथ ऐसी व्यवस्था करी थी। ये दिखाया जाता है, ये दिखा मतलब उस समय ऐसा दिखाया जाता था कि जनता के भले के लिए चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे के लिए की जा रही हैं। लेकिन वहाँ पर जनता का ही शोषण होता रहा। ये कहीं न कहीं आप बहुत सारी चीज़ों से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो वह ज़ोर से बोलने लगा, नहीं। उसने उड़ने की कोशिश की, नहीं। उसने कोई आवाज़ नहीं की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 90.19% बच्चों ने सही उत्तर दिया। तोते के पेट में किस चीज़ की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी? तो अनाज के दाने की, पोथियों के सूखे पत्ते की, हवा की सरसराहट की, पिंजड़े की सलाखों की? तो भई पोथियों के सूखे पत्ते की। आगे, यहाँ पर चैप्टर खत्म। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तोता स्वभाव में कैसा था? नटखट था, वह बड़ा मूर्ख था, गाता था किंतु शास्त्र नहीं पढ़ता था, उछलता फुदकता था, उड़ता था किंतु यह नहीं जानता था कि कायदा कानून क्या है। आगे टैगोर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, तो वही हमने जो जीवन परिचय पढ़ा था वही सेम यहाँ पर आ जाएगा। टैगोर द्वारा रचित रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो वो रचनाएं आप बता देंगे। ठीक है, टैगोर की रचनाओं की विषय वस्तु क्या है? तो कविता की गहन धार्मिक भावना, देशभक्ति, देशवासियों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है। वे एक विचारक थे, अध्यापक थे, संगीतज्ञ थे और प्रकृति का वर्णन करने वाले थे। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति थे और अपने धर्म के को मानव का धर्म के नाम से वर्णित करना पसंद करते थे। टैगोर मानव धर्म प्रेमी थे, स्पष्ट कीजिए। वही सेम चीज यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, तोते को विद्वान बनाने के लिए क्या किया गया था? पंडितों को बुलवाया गया था, सारी पोथियां मंगवाई थी, पन्ने फाड़ फाड़ कर उसके मुंह में भरा जाता था। तोता क्यों मर गया? क्योंकि पिंजड़ों में दाना पानी बिल्कुल नहीं था। पोथे के पन्नों को फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से उसकी चोंच में डाला जाता था। विद्या देने के दौरान उसे कुछ भी दाना पानी नहीं दिया गया। तोते के पेट में सिर्फ पोथे के पन्ने थे, जिसके कारण तोता मर गया था। ठीक है, तो ये था आज का आपका पूरा चैप्टर। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स। अ, 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 बेटा ये सारे टॉपिक तो मैंने करा दिए हैं। आप लोगों देखिएगा, देखो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ये जो टॉपिक रख रहे हैं वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। 9th का सिलेबस चेक करिए पहले, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है, जो सिलेबस में है वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी, ग्रामर पोर्शन तो मैं खत्म भी करवा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, चलिए, वेरी गुड शकुंतला। लोहार मतलब जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। एक प्रकार का शिखा वो होता है, जो बोलते हैं ना कि गिफ्ट दिया, है ना, उसको बहुत सारा खजाना देते हैं, एक तरह का गिफ्ट होता है, उसको कहते हैं।
इस कहानी का अर्थ ये होता है कि मैंने पूरा इस कहानी का आपको सारांश पहले ही समझा दिया था कि राजा एक मूर्खता भरा काम कर रहे थे और उसके अंदर जो उनके सिपाही थे, उनके जो सगे-संबंधी थे, जो उनके साथ उनको सही शिक्षा उनके जो मंत्रीगण थे, जो उनको सही शिक्षा देनी चाहिए थी, बल्कि वो भी क्या कर रहे थे, बेवकूफ़ी वाला ही काम कर रहे थे, ठीक है? जहाँ ज्ञान देने की ज़रूरत थी, जहाँ उसके मतलब आप जो मतलब उनको क्या था कि तोता अपना काम छोड़ सकता है, मतलब आप एक सिंपल सी चीज़ है, हम किसी जानवर से अपेक्षा करें कि वो जानवर ना रहे या कोई पक्षी है, वो पक्षी वाला काम छोड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है ना? अगर आपको किसी चीज़ की रक्षा करनी है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप चोर से चाहते हैं कि वो चोरी ना करे, वो काम करेगा, है ना? आपको पता है चोर नहीं सुधर सकता, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, बड़े-बड़े क्या बनवाते हैं, तिजोरियाँ बनवाते हैं, जिससे क्या बन सके, बच सके, खजाना बचाया जा सके। आप युद्ध चाहते हैं कि सामने वाला जो आपका दुश्मन है, वो युद्ध करना छोड़ दे? नहीं, आप इसके लिए क्या करते हैं, युद्ध करना सीखते हैं ताकि आप उससे युद्ध कर सकें। तो यहाँ पर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि तोता जो नटखटपन है, जो वो फलों को खा जाता है, वो उसका काम है। तो आपको फलों की रक्षा करनी थी, ना कि तोते के ऊपर पैसा इतना खर्च करना था, तोते को सुधारने की कोशिश करनी थी, है ना? आपको फलों की रक्षा के लिए कुछ वहाँ पर ज़रूरी थी कि वहाँ पर उसकी देख-रेख के लिए न निगरानी करने के लिए लोगों को रखना था, तोते को वहाँ से दूर करना था, ये सारी चीज़ें करनी थी। पर आपने क्या करा कि भई तोते को शिक्षा देना शुरू कर दिया, जो कि क्या था? गलत था। यही चीज़ थी इसके अंदर। ओजस बेटा इस शब्द का अर्थ होता है जो अ, अपने लोगों से गद्दारी करता है, उसको ये टाइटल दिया जाता है। रीति का मतलब होता है तरीका। वंश लोहार का मतलब बता दिया है मैंने, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा फैज़ान। पोथियाँ मतलब मोटी-मोटी क्या होती है? जैसे आपकी बुक होती है उसको पोथियाँ कही जाती हैं। इति मतलब क्या है? अति हो गई है एकदम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि तुमने अब हद ही कर दी है, उसे कहते हैं, ठीक है? तंगी मतलब जो कमी होती है वो खत्म हो गई थी। ठीक है शिखा? आधुनिक युग के थे बेटा। पोथी का मतलब मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत बच्चों ने यही पूछा है। नहीं फैज़ान तो देखो क्या ज्ञान मिलेगा? उस समय जो शिक्षा देते थे उनको पंडित कहा गया है, ठीक है? हुँ। उपाधि मतलब एक हम बोलते हैं ना कि आपको क्या दी जाती है, एक डिग्निटी दी जाती है, आपको एक ओहदा दिया जाता है, आपको कहा जाता है ना कि ये आपकी अब ये आपका ओहदा है, अब आप इस पर काम करेंगे, तो वो उपाधि देना होता है, ठीक है? ये कहा जा सकता है। आप किसी चीज़ को जब किसी को सम्मान दिया जाता है, तो वो भी उसको एक उपाधि दी जाती है कि अब आपको हम इस चीज़ की उपाधि दे रहे हैं, ठीक है? जैसे आपको मैनेजर बना दिया गया, तो आपको आप हमारे कार्यभार आपके कार्यभार में आपको ये उपाधि दी जा रही है, ठीक है? तो ये कहा जाता है उसे। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क में और आज का चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। ठीक है? हाँ, ओके, बताया मैंने। सरनेम नहीं है बेटा, ज़ोया सरनेम को नहीं कहते हैं। चलो, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे डाउट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट मतलब जो आपके डाउट सेशन है उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बाकी एक बार सभी बच्चे मुझे बताएँगे चैप्टर क्लियर है सभी को? तो एक बार थम्स अप कर दो। जल्दी से बताएँ। चैप्टर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, लीडर बोर्ड ले लेते हैं आज का। हंटर, अमन, अंश, साक्षी, ओजस, विमल, आज़म
शकुंतला, अनामिका एंड मानसी। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 11 मतलब 11 प्रश्नों का उत्तर सबका सही था। ठीक है, एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे कि सभी को क्लियर है। देखो किन्हीं बच्चों का कुछ-कुछ वर्ड जो था जो बार-बार बच्चों ने एक ही शब्द का डाउट में पूछा था, तो वो मैंने एक ही बार बता दिया। अब बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जिनका स्टार्टिंग में जिनका जवाब पूछ रहे हो, तो आपको डाउट सेशन में उसका आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है? चलिए। हालाँकि मैं जब पूरा चैप्टर बताती हूँ तो एक-एक शब्द का अर्थ बताती चलती हूँ, फिर भी आप उन वर्ड्स को पूछते हैं, मेबी शायद आपका ध्यान नहीं रहता है कक्षा के अंदर, तो आप उसके शब्दों का अर्थ पूछ रहे होते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। जितने डाउट्स हो सकते थे मैंने कोशिश करी है डाउट लेने की, ठीक है? बाकी आपको डाउट सेशन में उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, ओके। यस मैम, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। अब आपका जो मेला है, जाइए मेला घूम कर आइए, जो मर्ज़ी करना है, मस्ती करनी है सब करो, 1 घंटे की क्लास कर ली। अब देखो हो गया ना, पढ़ाई हो गई, तो कोशिश ऐसे थोड़ी-थोड़ी करते रहोगे, हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बाय-बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी अपनी फ्राइडे वाली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय-बाय।